तो टॉपिक है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने का ज़रूरत कब पड़ेगा? जब कोई स्पास्टिक कंडीशन हो या मसल स्पाज्म हो, टेटनस में, या सर्जरी के टाइम, जैसे कि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जब करना हो, तब स्केलेटल मसल को कम्प्लीटली रिलैक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कब यूज़ करते हैं? क्रोनिक स्पास्टिक कंडीशंस में, या एक्यूट मसल स्पाजम्स में, टेटनस में, या सर्जरीज़ में जब मसल को रिलैक्स करना हो। ठीक है, जैसे कि एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन जब करते हैं तब लैरिंक्स के मसल को रिलैक्स करना पड़ता है। वो ब्रेन से सिग्नल जाता है, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस हो गया, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाता है थ्रू सोमैटिक नर्व, फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन से सिग्नल जाता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एक सेंट्रली एक्टिंग होता है और दूसरा पेरिफेरली एक्टिंग। तो पहले हम सेंट्रली एक्टिंग के बारे में पढ़ लेंगे। जो पेरिफेरली एक्टिंग होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो डायरेक्टली एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स जो डायरेक्टली स्मूथ मसल पे ही एक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेंगे। ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है उसके कारण न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिवेट होता है। यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा मसल में, फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल में वहाँ से कैल्शियम का रिलीज़ होगा। कैल्शियम रिलीज़ होगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टली एक्टिंग हो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स है ये डायरेक्टली मसल पे एक्ट करेंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स रोकेंगे या तो कैल्शियम का रिलीज़ रोकेंगे। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेंगे। सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्रुप है मेफेंसिन कोजेनर्स। मेफेंसिन कोजेनर्स में वी हैव कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोजाजोन, क्लोरमीजाजोन एंड मिथोकार्बामोल। तो सबसे पहला कैटेगरी है मेफेंसिन कोजेनर्स। ये आजकल उतने यूज़ में नहीं है, ठीक है, पर इसका एग्जांपल देख सकते हैं कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोजाजोन, क्लोरमीजाजोन एंड मिथोकार्बामोल। फिर वी हैव बेंजोडाइज़ेपिन, इसका एग्जांपल हो गया डाइज़ीपाम। ठीक है, ये जो होते हैं वो गाबा ए एगोनिस्ट है। ठीक है, देन वी हैव गाबा मिमेटिक में बैक्लोफेन और थियोकॉल्चिकोसाइड। ये जो बैक्लोफेन है तो बी से बैक्लोफेन और बी से बी, तो ये गाबा बी एगोनिस्ट है। ठीक है, जो बैक्लोफेन है वो गाबा बी एगोनिस्ट है और ये जो डाइज़ीपाम था वो गाबा ए एगोनिस्ट था। देन वी हैव सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट दैट इज़ टिज़ानिडीन। ठीक है, तो जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है उसका 4 कैटेगरी है। पहला मेफेंसिन कोजेनर्स जिनमें कैरिसोप्रोड्रोल, देन क्लोरजोजाजोन, क्लोरमीजाजोन एंड मिथोकार्बामोल। बेंजोडाइज़ेपिन में डाइज़ीपाम, गाबा मिमेटिक में बैक्लोफेन एंड थियोकॉल्चिकोसाइड और सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिज़ानिडीन। जो मेफेंसिन कोजेनर्स होते हैं ये इंटरनंशियल न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं।
इंटरनंशियल न्यूरॉन्स या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं। इंटरनंशियल न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं, उन्हें इंटरनंशियल न्यूरॉन्स बोलते हैं। और इनको ब्लॉक करते हैं मिफेंसिन कोजेनर्स। इनका एक्शन बैक्लोफेन के सिमिलर होता है। ठीक है, तो मिफेंसिन कोजेनर्स इंटरनंशियल न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं और जो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं। बेंजोडाइज़ेपीन गाबा ए क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं। गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बेंजोडाइज़ेपीन गाबा ए क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो क्लोराइड अंदर जाएगा तो हाइपरपोलराइजेशन होगा। बैक्लोफेन जो है वो गाबा बी एगोनिस्ट है। ये भी जो इंटरनंशियल न्यूरॉन होता है स्पाइनल कॉर्ड में उसको ब्लॉक करता है। तो गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सीएनएस में है ये न्यूरोट्रांसमीटर, और इसका एगोनिस्ट है बैक्लोफेन, और इस तरीके से ये मसल के टोन को कम करता है। ये एंटी स्पास्टिक भी है और एंटी स्पास्मोडिक भी है। ठीक है, गाबा को स्टिमुलेट करेगा तो जो क्लोराइड आयन है उसका इन्फ्लक्स होगा और हाइपरपोलराइजेशन होगा, जिसके कारण एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज़ कम हो जाएगा और मसल स्पिंडल का एक्टिविटी कम होगा एंड दिस विल लीड टू रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मिफेंसिन कोजेनर्स इंटरनंशियल न्यूरॉन्स को ब्लॉक करते हैं। बेंजोडाइज़ेपीन गाबा ए क्लोराइड चैनल एगोनिस्ट है। बैक्लोफेन गाबा बी एगोनिस्ट है। ठीक है, ये भी इंटरनंशियल न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं। इसका यूज़ क्या है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करता है तो इसका यूज़ होता है लोकलाइज्ड मसल स्पाजम्स में, जैसे कि टोटिकोलिस हो गया, स्प्रेन या लम्बैगो मतलब लोअर बैक का पेन। जो बैक्लोफेन है उसका लोकलाइज्ड मसल स्पाजम्स में यूज़ होता है, जैसे कि टोटिकोलिस, स्प्रेन और लम्बैगो दैट इज़ लोअर बैक पेन, और ये डीसेरिब्रेट रिजिडिटी के लिए नहीं है। ठीक है, बैक्लोफेन इज़ नॉट फॉर डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, ये होल बॉडी रिजिडिटी के लिए नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर लोकलाइज्ड मसल स्पाजम। इसका एक एडवांटेज है कि ये नॉन सेडेटिव होता है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एक्ट कर रहा है, ब्रेन के लेवल पे एक्ट नहीं कर रहा है ना, तो दिस इज़ नॉन सेडेटिव। देन वी हैव अल्फा 2 एगोनिस्ट। ये पॉलीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है और इसका यूज़ होता है डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टेटनस। और इसका यूज़ होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीशन ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस। इसका साइड इफ़ेक्ट है सेडेशन। तो जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है ये यूज़ होता है डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में, जैसे कि स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टेटनस, और अपर मोटर न्यूरॉन लीशन स्पास्टिक पैरालिसिस में भी यूज़ होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है सेडेशन। So these were the centrally acting skeletal muscle relaxants. Peripherally acting skeletal muscles relaxants दो टाइप के होते हैं। Okay, जो पेरिफेरली एक्टिंग है, एक तो डायरेक्टली एक्टिंग हो गया और दूसरा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। जो डायरेक्टली एक्टिंग है उसमें वी हैव डांट्रोलिन एंड क्विनीन। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करते हैं उसमें वी हैव डांट्रोलिन, सोडियम एंड क्विनीन। ठीक है, तो जब एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में तो मसल में Na+ का इन्फ्लक्स होगा, जिसके कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज़ होगा और कैल्शियम के रिलीज़ के कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो डांट्रोलिन सोडियम है ये कैल्शियम के रिलीज़ को स्टॉप करता है और क्विनीन जो है वो Na+ के इन्फ्लक्स को स्टॉप करता है।
ठीक है। तो क्विनीन और डैंड्रोलिन डायरेक्टली एक्ट कर रहा है मसल पे। क्विनीन Na+ इन्फ्लक्स नहीं होने देता और डैंड्रोलिन कैल्शियम का रिलीज़ नहीं होने देता। क्विनीन जो है वो Na+ के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स, मतलब सोते सोते जो लेग क्रैम्प्स आते हैं ना, तो उसमें क्विनीन का यूज़ होता है। डैंड्रोलिन कैल्शियम के रिलीज़ को ब्लॉक करता है, मतलब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चैनल है सर का, उसको ब्लॉक करता है। और इसी को राइनोडिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो डैंड्रोलिन जो है वो राइनोडिन एंटागोनिस्ट भी है और ये सरका 2 चैनल को इनहिबिट करता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? हाइपरथर्मिया में। ठीक है, जैसे कि रैप्डोमायोलाइसिस के केस में और या फिर कोई मार्क्ड रिजिडिटी के केस में अगर हाइपरथर्मिया है तो वहाँ पे वी यूज़ डैंड्रोलिन। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इन केस ऑफ शैल ड्रग्स। ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सक्सिनाइल कोलिन, H फॉर हैलोथेन, A फॉर एट्रोपिन, L फॉर लिग्नोकेन। तो इन ड्रग्स के कारण मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, शैल ड्रग्स के कारण सक्सिनाइल कोलिन, हैलोथेन, एट्रोपिन एंड लिग्नोकेन। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डैंड्रोलिन। और एंटी साइकोटिक ड्रग्स के कारण न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। तो जो डैंड्रोलिन है दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम। और ये न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंटी साइकोटिक ड्रग्स के कारण होता है। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ये भी 2 टाइप के हैं, एक डीपोलराइजिंग और दूसरा नॉन डीपोलराइजिंग। ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ होता है। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है दे ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। 2 टाइप के होते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग में वी हैव सक्सिनाइल कोलिन और सक्सामेथोनियम एंड डेकामेथोनियम। ठीक है। ये जो सक्सामेथोनियम है और डेकामेथोनियम है ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है। डीपोलराइजिंग मतलब Na+ का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है। ये जो सक्सिनाइल कोलिन है या सक्सामेथोनियम है ये Na+ के चैनल्स को ओपन करेगा। ठीक है, जिसके कारण Na+ का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है। पर ये जो Na+ का इन्फ्लक्स है दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। Na+ का इन्फ्लक्स हो रहा है इसलिए दीज आर डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। पर ये जो Na+ का इन्फ्लक्स है दीज आर नॉट सफिशिएंट टू कॉज एक्शन पोटेंशियल। और बिकॉज परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगा तो उसके कारण ये जो रिसेप्टर्स है वो डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये रिसेप्टर्स डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगा जिसके कारण ये जो रिसेप्टर्स है वो डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। पर ये जो परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन था दिस वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। तो पहला फेज़ में परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, ड्यू टू Na+ इन्फ्लक्स, बट दिस Na+ इन्फ्लक्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। इसलिए सबसे पहले फैसिकुलेशंस या ट्विचिंग दिखता है। ठीक है, तो जब सक्सिनाइल कोलिन देंगे तो ये जो ट्विचिंग का टेंशन है मसल्स में दिस विल इंक्रीज़। ठीक है, सो दिस इज़ फेज़ 1 जिसमें ट्विचिंग का टेंशन इंक्रीज़ होता है और फेज़ 2 में फिर वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करेगा। पर फेज़ 1 में थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है ट्विचिंग का टेंशन, फिर फेज़ 2 में कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करेगा क्योंकि अब डीसेंसिटाइज हो गया है रिसेप्टर। तो बाद में फ्लैसिड पैरालिसिस दिखता है। और अगर हम फिर नियोस्टिग्मिन देंगे तो ये इफ़ेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये डिक्रीज़ करते ही जाएगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ करेगा? क्योंकि नियोस्टिग्मिन इसका एंटीटोड नहीं है, ये इसके इफ़ेक्ट को और वर्स ही कर देगा।
ठीक है, तो सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट नहीं है। फेज़ 1 में फैसिकुलेशंस दिखेंगे और फिर फ्लैसिड पैरालिसिस दिखेगा फेज़ 2 में। जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं ये एंड करते हैं क्यूरारे से या क्यूरोनियम से या क्यूरियम से। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में वी हैव डेल्टा ट्यूबोक्यूरेन, देन पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम एंड पिपेक्यूरोनियम। ठीक है, तो ये जो भी है ये क्यूरारे या क्यूरोनियम, क्यूरियम इससे एंड कर रहा है। इंटरमीडिएट एक्टिंग वीक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिसाट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम एंड रापाक्यूरोनियम। शॉर्ट एक्टिंग में मीवाक्यूरियम। ठीक है, तो ये जितने भी डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग हैं, ठीक है, दे एंड विथ क्यूरारे या क्यूरियम या क्यूरोनियम। इसका एक एग्जांपल हो गया ट्यूबोक्यूरारे, डेल्टा ट्यूबोक्यूरारे। ये एक नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। और ये जो नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स के। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है एसिटाइलकोलिन का, इसलिए इसका जो एंटीटोड है वो नियोस्टिग्मिन है। तो जब नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देते हैं तो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ठीक है, जैसे कि डीपोलराइजिंग में देखे थे कि जब सक्सिनाइलकोलिन दे रहे थे तो इनिशियली फैसिकुलेशन होगा, जो ट्विचिंग का टेंशन है वो इंक्रीज़ करेगा और फिर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करेगा। पर जब ट्यूबोक्यूरारे देते हैं, डेल्टा ट्यूबोक्यूरारे देते हैं, तो ये डिक्रीज़ ही करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज़ ही कर रहा है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे पहले इंक्रीज़ करता है और फिर डिक्रीज़ करता है। तो जब डी ट्यूबोक्यूरारे देंगे तो सिर्फ फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगा, कोई फैसिकुलेशंस नहीं मिलेगा। इसका एंटीटोड है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन देने से जो ब्लॉक है वो एंटागोनाइज हो जाएगा और कंप्लीट रिवर्सल होगा। जो फैसिकुलेशंस है वो जो ट्विचिंग है वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डी ट्यूबोक्यूरारे देते हैं तो ये जो टेंशन है, ट्विच टेंशन, ये डिक्रीज़ करता है प्रोग्रेसिवली। फिर टिटेनिक स्टिमुलेशन देने पे पुअरली सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्चर है। फिर पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन प्रेजेंट होता है और जब नियोस्टिग्मिन देंगे तो ये वापस से रीस्टोर कर जाएगा, क्योंकि नियोस्टिग्मिन इज़ द एंटीटोड फॉर डी ट्यूबोक्यूरेन। जब सक्सिनाइलकोलिन देते हैं तो इनिशियली फैसिकुलेशंस मिलता है और उसके बाद फिर फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगा। ठीक है, और टेटेनिक स्टिमुलेशन देने पे वेल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्चर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जो रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइज कर गया है। ठीक है, पहले तो पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन के कारण पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन के कारण ये ट्विचिंग का जो टेंशन है इंक्रीज़ करता है, उसके बाद डिसेंसिटाइज हो जाता है, तो ये जो ट्विच टेंशन है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करेगा। और नियोस्टिग्मिन देने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, इफ़ेक्ट नहीं है या ऊपर से जो इफ़ेक्ट है वो और ख़राब हो सकता है। तो सक्सिनाइलकोलिन का नियोस्टिग्मिन एंटीडोट नहीं है। नियोस्टिग्मिन देने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर जो इफ़ेक्ट है वो और ख़राब हो सकता है।